हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो क्लास है वो है हमारी मैथ की पेडागोजी की क्लास। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीटेट के एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। और इसमें मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं जो आपके लिए पूछे गए हैं। देखो, सभी सब्जेक्टों की पेडागोजी आपको इजी लगती है, लेकिन मैथ की थोड़ी सी टिपिकल लगती है क्योंकि उसमें क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो आपको बिल्कुल आपकी समझ से बाहर होते हैं। क्योंकि देखो, हिंदी हुई ईवीएस है, उसमें एक फिक्स सिलेबस होता है। लेकिन जो पेडागोजी मैथ की वो थोड़ा डिफरेंट होती है, इसलिए आपको इसमें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से मैंने आज की क्लास में आपकी गणित की पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ लेंथी क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये क्लास आपकी केवीएस के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी 60 नंबर की पेडागोजी आने वाली है केवीएस में पीआरटी एग्जाम में। देखो, 60 नंबर की जो आ रही है उसमें आपके सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे, सभी सब्जेक्ट होंगे। इस बात को बिल्कुल भी प्लीज थॉट से दिमाग से निकाल दो कि आपके सिर्फ साइकोलॉजी से क्वेश्चन आने वाले हैं। आपकी प्रीवियस ईयर का जब सन 2018 का पेपर देखोगे उसमें भी आपके मिक्स क्वेश्चन आए थे। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। डेली की तरह हम जैसे क्वेश्चन करते हैं, देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। यानी कि जो प्राथमिक कक्षा होती है 1 से 5 तक, कक्षा 1 से लेकर 5 तक की जो कक्षाएं होती है आपकी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, उसमें बच्चों को आकार पढ़ाना है। चाहे वो ये आकार भी हो सकता है, और स्पेस यानी स्थान का मान बताना है कि क्या स्थान के मान होते हैं चीजों में। तो उनकी क्या है, आपको बच्चों को पढ़ाना है, सिखाना है, तो उसे क्रम में लगाना है, बच्चों को क्रम में बताना है कि बच्चों की आकार ऐसे बनाया जाता है, इसकी चीज इस स्थान को ऐसे बताया जाता है। ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देख लेते हैं ऑप्शन में, अपने क्रम में लगा लेते हैं सारी चीजों को क्या क्या है। ठीक है, देखो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं डेली की तरह, फिर अपने आंसर तक पहुंचे। अब इन्होंने बताया आकार को समझाना है बच्चों को कि जब तुम आकार बनाओगे किसी वस्तु का या किसी सामान का, तो उसमें सबसे स्टार्टिंग में आपको क्या करना होगा। ये किसी स्थान के बारे में बताओ, जगह के बारे में बताओगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा। तो पढ़ लेते हैं ऑप्शंस और इन्हें क्रम में लगाना है क्वेश्चंस को। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपको क्रम में लगाना है, ये ऑप्शन है, उसके बाद में आपको क्रम लगाकर ऐसे आंसर देना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जा रहे हैं, लेंथी होते हैं ये क्वेश्चन, और इसमें थोड़ा हमें अपनी समझ को देखना होता है। अब लगाते हैं अपने क्रम से, पहले कौन सा आएगा, पहले पढ़ लेते हैं चारों ऑप्शंस को। 2D आकार की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करो। 2D आकार का मतलब ये होता है जो आपकी 2D आकार की शेप की जो सारी पिक्चर्स होती हैं, जैसे ये सर्किल हो जाएगा, आपका ट्रेपेजियम हो जाएगा, है ना, त्रिकोण हो जाएगा, ट्रायंगल। ट्रेपेजियम आपका इस टाइप का बनता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इनके आकार को बताना होता है हमें बच्चों को। ठीक है, अब इनके आकार को बताना है और इन्हें क्या सबसे पहले इनमें करना होगा, इन आकारों को बनाने से लिए ये क्रम में लगाना है। तो इसमें लिखा है 2D आकार की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन। सबसे पहले आप इनका अवलोकन करोगे, करते हुए इनकी विशेषता का मिलान करोगे, जो इनके बारे में बातें हैं उनसे आप मिला दोगे। तो सबसे पहले आप ये काम करोगे। फिर बी है, 2D आकार की विशेषताओं को सहज बुद्धि से वर्णन करोगे। पहले इनके बारे में खूब बताओगे बच्चों को, है ना। पहले इनको सारी चीजें रखी हुई है आपके सामने, सारे डायग्राम रखे हुए हैं, 2D भी हो सकते हैं, 3D भी हो सकते हैं उसमें। तो आपको क्या करना है, इनके बारे में बताना है। फिर सी है, 2D आकारों को छांटना। देखो, इसमें छांटने की बात आई, जब छांटने की बात आ रही हो आप दिमाग से सोचना, छठवा किस में से रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 2D और 3D दोनों आकार की चीजें रखी गई हैं। मान लो एक लैब है, आपको बच्चों को बताना है बेटा ये सामान रखा है 2D और 3D आकार का। आपको 2D आकार की चीजों को देखना है और क्या क्या स्टेप करके उन्हें कैसे कैसे लगाना है, ये चीज आपको बतानी है। कैसे कैसे इनका वर्णन करोगे, कैसे कैसे इन स्टेप में लोगे, तो सबसे पहले क्या करोगे, उसके बाद में कैसे अवलोकन करोगे, ये सारी चीजें आपको बतानी है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो 2D आकारों को छांटना, तो सबसे पहले 2D आकार की जितनी भी चीजें होंगी, वस्तु होंगी, उन्हें छांट लेंगे। फिर डी है, विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करोगे। यानी कि जितनी भी 2D आकार की भुजाएं हैं, उनके शीर्षों का, उनके विकर्ण जो पाए जाते हैं, है ना, तो उनकी गणना करोगे आप, पैरामीटर सेंटीमीटर जो भी होता है इनका नापोगे। तो आप बताइए इसका राइट आंसर कैसे निकलेगा। देखो, राइट आंसर क्या करना, हमें क्रम से लगाना। मान लो मैं आपको बहुत सारी चीजें पत्थर दे देती हूँ, मान लो आपने बच्चों को छोटे छोटे पत्थर दे दिया और उसमें से आप कह रहे हैं जिन इन पत्थरों में से, क्योंकि पत्थर अनेक आकार के हो सकते हैं, तो
2D आकार के पत्थर को आपको लेना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप उनको छाटोगे। पत्थर बहुत सारे हैं, आपको क्या करना है, 2D आकार के पत्थरों को आप छाटोगे। फिर क्या करोगे आप, देखो, फिर 2D आकार की भुजाओं और शीशों को अवलोकन करते हुए उनकी विशेषता को मिलान करोगे। हैं, क्या करेंगे हम पहले, फिर हम करेंगे ए, यानी कि जो 2D आकार की भुजाएं होंगी, जो इनकी ये चीजें दे रखी इन भुजाओं की, शीर्षों का, शीर्ष को मतलब है ये जो शीर्ष है इनके, ये वाले इनसे ही तो पता चल रही है कि ये 2D आकार की हैं। इनसे ही तो पता चल रही है, इनके अवलोकन करेंगे, देखेंगे कि ये है भी या नहीं है 2D आकार की। फिर करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करोगे, यानी कि जो मिल रही है सेम टू सेम, इनमें दोनों में कॉमन बात है, उनका मिलान करोगे। सबसे पहले छाटोगे, फिर उनमें कॉमन चीजों का मिलान करोगे, फिर क्या करोगे आप बताइए। फिर आ जाएगा डी आपका, कि विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, अब इनकी भुजाओं, इनके शीर्षों और इनके विकर्ण, जो इनके विकर्ण बन रहा है बीच में, इनकी गणना करते हुए वर्णन करोगे, इनके बारे में बताओगे। और फिर लास्ट में आएगा आपका बी, यानी कि 2D आकार की विशेषताओं को सहज बुद्धि से वर्णन करोगे। अब दिमाग से क्या करोगे, अपनी पास से, यानी कि जो जो बातें आपको उनकी समझ में आ रही उनका वर्णन करोगे। पहले तो आपने इन चीजों को क्या करा, छाट लिया, यानी कि सबसे पहले सी आएगा, फिर इनका मिलान कर लिया, ए आएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, मैंने आपको बताया डी आ जाएगा, और सबसे लास्ट में आपका बी आएगा। देख लेते हैं ये बातें हमारी किस में लिखी हुई है। देखो, एक एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ की पेडागोजी है। मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको सी बताया था, सी आपके दो में दे रखा है। फिर उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था इसमें ए, तो देख लो ए किस में है। देखो किस ऑप्शन में है आपका ए, पहले सी फिर ए। इसमें तो नहीं है, दो में ही, ये तो अलग ही हट जाएंगे, ये तो अलग ही हट जाएंगे, सी बी ए इसी में ही है, यानी कि फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके 100% इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाकर देख लेना, उन क्वेश्चंस को मैच कर लेना, आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो, चार ऑप्शंस के हिसाब से भी पूछे जाते हैं, और मिलान वाले बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो गया। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक कर सकते हैं, शेयर करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप लोग क्लास देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। देखो, एक क्लास को बनाने में काफी मेहनत जाती है। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेकर आती हूँ जो आपके आने वाली संभावना है बिल्कुल क्वेश्चन में 100%। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से भी क्वेश्चन उठाए और क्लास बना दी सिर्फ अपने व्यूज के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, सीटेट को मैंने भी क्रैक किया है, उसी के हिसाब से मैं आपके क्वेश्चंस रखती हूँ। तो आपको क्या है, ध्यान से देखना है। और मैथ में सबसे ज्यादा मेरे कम मार्क्स रह गए थे, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, लेकिन सेकंड टाइम में अच्छे हो गए थे, क्योंकि जब मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी। तो आपको सेकंड टाइम की भी जरूरत ना पड़े, फर्स्ट बारे में ही आपका क्लियर हो जाए। क्लियर हो गया था मेरा, लेकिन इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे। अब पढ़ लेते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या है। बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती हैं या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। यानी कि जो पर्यावरण की चीजें होती हैं, हमारी हमारे जो पर्यावरण में पाई जाती है, वो चीजें लुढ़कती है और फिसलती है। कौन कौन सी, जैसे फुटबॉल हो गई, है ना, फुटबॉल हो गई, या कोई समतल चीज होगी तो वो फिसलती है, उन पर कक्षा में चर्चा शुरू कर दो। बच्चों को उनके आकार देखने में, ये समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और कुछ फिसलती हैं सहायता करो। यानी कि आप एक टीचर हो, आप उन्हें बताओगे जो पर्यावरण में चीजें होती, कुछ लुढ़कती है, जैसे गेंद लुढ़कती है, कुछ चीजें क्या समतल होती है वो फिसलती हैं, तो वो कैसे फिसलती है, उनका क्या आकार होता है, इन्हें समझने में हमें क्या करना है, बच्चों की मदद करनी है कि वो क्यों फिसलती है, क्या रीजन है। फिर है स्रोत, यानी कि गणित के जादू टू एनसीईआरटी में, यानी कि स्रोत एक पुस्तक है, उसमें है गणित के जादू टू एनसीईआरटी, एक बुक का नाम है ये। आगे पढ़ लेते हैं। ये आपको एक बुक दी है बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए, नाम दे दिया है इसका। फिर लिखा है एनसीईआरटी की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव ये समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि, यानी कि ये तो पुस्तक का नाम दे दिया। देखो, इस पे ध्यान से देखना, जो मैंने लाइन लिखी गई है इस क्वेश्चन में, ये पुस्तक का नाम है गणित के जादू टू, यानी कि सेकंड क्लास एनसीईआरटी, ठीक है। फिर जो चीजें हैं, फिर इसमें कहा है कि एनसीईआरटी की कक्षा 2 है, जो प्राइमरी लेवल में होती है, कि पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव ये समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं। तो शिक्षक की क्या समझने में सहायता करते हैं, जो चीजें अभी हमने ऊपर पढ़ी थी पर्यावरण की, उनके आकार के बारे में बात हुई थी ना। देखो, हम लोग साइंस में यानी कि ईवीएस में पढ़ लेते हैं कि कुछ चीजें फिसलती हैं, कुछ चीजें चिपक जाती हैं ग्रेटिविटी के कारण, और कुछ चीजें आपकी क्या हो जाती है, लुढ़कती हैं।
तो ये तो हमने साइंस में पढ़ लिया, लेकिन उनका आकार और शेप हम किस में पढ़ते हैं? हम उनका आकार और शेप पढ़ते हैं मैथ में, है ना, उसमें ही तो पता चल जाती है हमें। तो इन चीजों से क्या पूछा गया है कि इस तरह के सुझाव समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं। तो ये जो आपने एग्जाम्पल दिए थे इन्होंने, शिक्षक में किस काम में मदद करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे मदद करेंगे। अब पढ़ लेते हैं अपने सारे ऑप्शंस को एक एक करके। इसमें लिखा है चर्चा बहुविध परिक्षेपीय में कक्षा में स्थान देती है, यानी कि ये बातें क्या बच्चों को ना सीखने में बहुत ज्यादा मदद करती हैं। बी है चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है, यानी कि ये वाली जो बात बच्चों को बताई गई है साइंस वाली, अगर हम गणित की कक्षा में बता रहे हैं तो बच्चों को क्या करते हैं, ये बहुत अच्छा तरीका होगा बच्चों को गणित पढ़ाने का। सी है आसपास की किन चीजों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षक केवल के लिए अनिवार्य है, यानी कि ये शिक्षक के लिए अनिवार्य हो जाएगा। ये वाली बात, आसपास की चीजें हैं जो बच्चों का ध्यान आकर्षित करेंगी, क्योंकि आपने बोल दिया कि एक चीज लुढ़कती है और एक चीज फिसलती है, तो बच्चों का ध्यान जाएगा। डी है निर्देशन में संपूरित चर्चा, यानी कि ये जो बातें बताई गई हैं ये चर्चा बच्चों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। तो इसमें क्या होगा, बच्चे को क्या है अच्छी तरीके से सीखने में मदद करती है कि कौन सी चीजें फिसलती हैं, कौन सी चीजें लुढ़कती हैं और उनकी शेप क्या होती है। तो साइंस की बातें गणित में भी मदद करती है, गणित की बातें साइंस में भी मदद करती हैं। तो बताइए इसके लिए बेस्ट आंसर क्या होगा। देखो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है आपका डी। डी कैसे, सारी बातें इसी में ही आ जाएंगी। संपूर्ण चर्चा कर दी, किसी साइंस के टीचर ने, गणित जो साइंस भी पढ़ाता है गणित भी पढ़ाता है, उसने ये बात बता दी गणित के लेक्चर में बच्चों को। तो बच्चों को क्या है, संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से सीखने में क्या है, समझने में सहायता मिलती है इन चीजों की वजह से, क्योंकि जब हम बच्चों को एग्जाम्पल करके सिखाते हैं तो वो अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो आप लोग सोच रहे हो ये क्वेश्चन इतने लेंथी हैं, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तभी मैंने ये क्वेश्चंस रखे हैं, वरना मैं इन क्वेश्चंस को नहीं कराती। छोटे छोटे क्वेश्चन कराती तो काफी क्वेश्चन हो जाते, लेकिन क्या है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। थर्ड है एनसीईआरटी की कक्षा 4, यानी कि एनसीईआरटी जो पढ़ाई जाती है कक्षा 4 में, उसकी गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं, यानी कि इस तरह की बातें हैं। कबाड़ी वाली, कबाड़ी वाली, भोपाल की शहर, या दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, ये परिवर्तन किया गया है, ये परिवर्तन किया गया है, ये कुछ कुछ टॉपिक दे रखे हैं कक्षा 4 की पुस्तक में। तो इन बातों से क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों पर, एक तरीके से ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। भोपाल की शहर, यहाँ पे कबाड़ी वाला आना चाहिए था, वाली नहीं आई, कबाड़ी वाला, भोपाल की शहर और दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। तो ये परिवर्तन जो हुए हैं, इन चीजों को पढ़ाने का क्या मेन उद्देश्य है टीचर को, और क्या मेन उद्देश्य है इस पाठ्य पुस्तक में इन टॉपिक को रखने का, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। अब पढ़ लेते हैं ऑप्शंस को अपने एक एक करके। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, चार ऑप्शन को देखेंगे एक साथ फिर समझेंगे। फर्स्ट है कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, यानी कि जो लोग कबाड़ बेचते हैं उनके बारे में और यात्रा कैसे करी जाती है कबाड़ बेचते हुए, ये अब जानने के लिए इन टॉपिकों को रखा गया है गणित में। क्या ये बात सही होगी? बी है पाठों में गढ़ती विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु बच्चों को चुनौती देने के लिए, यानी कि बच्चों को क्या है, अनुमान लगाना है कि ये कैसे रखा गया और बच्चों को चुनौती दी जा रही है। देखो बच्चों को चुनौती नहीं दे रहे हैं, अगर कोई टॉपिक रखा गया तो उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए रखा गया, बच्चों को चुनौती थोड़ी ना दी जाती है, बच्चों को तो सिखाया जाता है। ठीक है, और शेयर करने की बात कहाँ से आ गई, भोपाल की शहर है, यात्रा करना है वो बात ठीक है, लेकिन उनसे क्या सीखने को मिल रहा है ये बात जाननी है, ना कि यात्रा के बारे में जानने के लिए रखे गए हैं ये टॉपिक। ठीक है, फिर सी है उन्हें अलग से समझने के लिए, यानी कि उन्हें अलग से समझाने के लिए, सॉरी, यानी कि देखो गणित में हम बाकी चीजें हैं, मैथ में क्या करते हैं, सवाल तो पढ़ते ही हैं गुणा भाग घटाना, लेकिन उन्हें अलग से सिखाने के लिए टॉपिक रखे गए कि ये बात ठीक होगी। अरे अलग से सिखाना होगा तो उन्हें प्रैक्टिकल में सिखा देंगे, गणित की कक्षा में ये सब चीजें क्यों रखी जाएंगी, ये बात भी नहीं होगी। अब देख लेते दी, दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, देखो यही इसका राइट आंसर है, दैनिक जीवन में। देखो बच्चों, जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं, गणित हम पढ़ा रहे हैं, भाग भी पढ़ा रहे हैं, सब कुछ पढ़ा रहे हैं, उसमें कुछ कुछ टॉपिक हो सकते हैं कि कबाड़ी वाली का नाम क्यों रखा है, क्योंकि जब कबाड़ी वाला कुछ बेचता है तो उनसे लेन देन करता है, तोल नाप करता है, पैसे का लेन देन करता है, तो वो किसका है, तो किस तरीके से करेगा, गणित की तरीके से करेगा, है ना, तभी तो रोचक बनेगा। भोपाल की शेयर करने के लिए गए हैं लोग, तो कितने किलोमीटर में गए हैं, कितने किलोमीटर घंटे में गाड़ी चली है, इन चीजों में बच्चों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इन टॉपिक को रखा गया है ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। अब पूरी गणित की किताब में सवाल ही सवाल भर दूं तो बच्चे तो बोर हो जाएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग तो रखना चाहिए ताकि बच्चों को गणित के प्रति क्या रुचि उत्पन्न हो, इसलिए रखा गया है।
तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या पूछा गया है इसमें। इसमें लिखा है कि इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, यानी कि जो महंगाई है वो बढ़नी शुरू हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति को निरूपण कर रहा है, यानी कि ये जो बात लिखी है कि इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो गए, कीमत बढ़नी शुरू हो गई है, तो ये जो बात है वो किस ग्राफ में डिनोट अच्छी तरीके से हो रही है। देख लेते हैं अपने चारों ग्राफों को और समझ लेते हैं किस में हो रही है। देखो यहाँ सिर्फ कीमत बढ़ी, ध्यान रखना, दाम बढ़ रहे हैं। इसमें लिखा है कीमत, यानी कि कीमत बढ़ रही है, और इधर लिखा है आपका समय। तो ये बताओ, ये कीमत तो यहाँ है, ऊपर से लेके तक नीचे तक जा रहा है। जब ये नीचे जा रहा है तो इसका मतलब कीमत घट रही है। अगर यहाँ से ये ऊपर को जाता तब तो समझ में आता, चाहे समय से ऊपर जाए। तो इस हिसाब से अगर मान लो यहाँ से अगर आप समझ रहे हो, यहाँ की तरफ से मैं आपको बताऊं, एक मिनट। इसमें लिखा है कीमत, यहाँ लिखा है समय। अगर यहाँ से लेके नीचे जा रहा तो यानी कि कीमत घट रही है। और अगर आप समय की तरफ से देखो तो समय बढ़ रहा है, लेकिन समय बढ़ने की बात तो इन्होंने कही ही नहीं है। इन्होंने कहा कि कीमत बढ़ रही है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ग्राफ में क्या है, ध्यान से देखना आप लोग भी, और इसको हमें समझना है और कुछ नहीं है इसमें, समझ ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है ये। बी लिखा है, यहाँ पे आपको शायद कीमत होगी या समय होगा, है ना, यहाँ कीमत होगी, यहाँ आपकी कीमत होगी। तो इसमें लिखा है कि कीमत तो ऐसे बढ़ेगी और समय इधर की ओर है। तो जब ये ग्राफ जो डिनोट कर रहा है तो इससे लग रहा है कीमत भी घट रही है और समय भी घट रहा है ना, दोनों चीजों के डाउन नीचे है, ऊपर तो नहीं कर रखा ना, तो दोनों चीजें तो गिर नहीं रही है। उन्होंने कहा कि दाम बढ़ रहे हैं तो कीमत बढ़ रही है, तो ये भी नहीं होगा इसका राइट आंसर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट कौन कौन से हो सकते हैं। ये वाला देखते हैं। इसमें लिखा है ये कीमत है, ये समय है। मान लो अगर ये भी चार्ट आपका ऐसे सीधे निकलता हुआ ऊपर को जा रहा है, आप दिमाग से लगाओ, अगर या तो फिर या तो समय बढ़ रहा होगा या फिर इसकी कीमत घट रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर यहाँ से नीचे से देखोगे तो समय बढ़ रहा है, और ऊपर की तरफ से देखा जाए तो आपकी कीमत घट रही है। घट थोड़ी ना रही है, कीमत तो बढ़ी हुई बताई है भाई, कीमत तो इन्होंने बढ़ी हुई बताई है, तो ये भी नहीं होगा। देख लेते हैं अब अपना फोर्थ वाला ऑप्शन। इसमें क्या है, इसमें आपका क्या दे रखा है, देखो, शायद यहाँ समय लिखना भूल गए। हमारे टाइपराइटर बहुत अच्छी हैं। ठीक है, यहाँ समय लिखा होगा, मैं नोट कर देती हूँ, 2 मिनट लगेंगे। ये लिखा है समय, यहाँ समय होगा और यहाँ आपकी कीमत है। देखो, ये जा रहा है आपका ऊपर की तरफ ग्राफ, यानी कि यहाँ पर आपकी आ रही है कीमत। इससे क्या पता चल रहा है, अगर आप नीचे से देखो या ऊपर से देखो, ये ऊपर की ओर ही जा रहा है। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, ये कर रहा है आपकी कीमत और समय दोनों ही बढ़ रही है ऊपर की तरफ। अब ये नीचे की तरफ नहीं है, ऊपर की तरफ है, यानी कि कीमत आपकी बढ़ रही है। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं गणित में, तो आपको एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विकास 56 बच्चों की कक्षा को गणित पढ़ाता है, यानी कि एक टीचर है जिनका नाम है विकास। विकास है जिनकी कक्षा में कितने 56 यानी कि 56 बच्चों की कक्षा को गणित पढ़ाते हैं। उसका ये विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद फीडबैक, यानी कि जब एग्जाम होता है तो बच्चों का फीडबैक लिया दिया जाए तो वह प्रभावी होती है। यानी कि मान लो आपने अभी बच्चों को पढ़ा दिया, फिर आपने एग्जाम ले लिया बच्चों का, और आप फीडबैक ले रहे हैं कि बच्चों ने कैसा परफॉर्मेंस किया है ना, बच्चों ने क्या क्या गलती की है, तो उनका फीडबैक लेना भी जरूरत है, आकलन करना भी जरूरत है। तो वह 10 बच्चों की एक छोटी कक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से फीडबैक देने देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। यानी कि उससे 56 बच्चे हैं उसकी कक्षा में, लेकिन उसने जब एग्जाम लिया तो वो उनका फीडबैक लेना चाहता है, क्योंकि उन्होंने उसे पढ़ा दिया बच्चों को। अब वो देखना चाहता है कि बच्चों को कितना सीखा और कितना उनके समझ में आया। देखो, 56 बच्चों को एक क्लास में बैठाकर एकदम से फीडबैक लेना आसान नहीं होगा, तो उसने क्या काम किया, 10 बच्चों की एक छोटी सी कक्षा का आयोजन किया। जब वो आयोजन कर रहा है तो प्रभावी तरीके से फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। तो जब उनका जो फीडबैक लेना चाहता है बच्चा, सॉरी वो टीचर, तो कौन सा बेहतर तरीका होगा फीडबैक लेने का, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। अब देख लेते हैं ऑप्शन की और पढ़ लेते हैं एक एक करके ऑप्शन। ये है, किसी भी एक कॉपी का चयन करें, यानी कि उन 10 बच्चों में से किसी भी एक कॉपी को मांगे टीचर उनसे, और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करें। यानी कि जो बच्चों ने उत्तर लिखे हैं उसे बोर्ड पर लेकर उसे समझे, है ना।
तो ये तरीका बेहतर होगा फीडबैक लेने का बच्चों को, क्योंकि उन्होंने ही लिखा है, उसमें पता चल जाएगा बच्चों ने क्या क्या लिखा है। बी है वह बच्चों को एक दूसरे के उत्तर की जांच करने दे। कहते हैं ना कि बच्चों आप उनकी कॉपी चेक करो, ये तुम्हारी कॉपी चेक करेंगे, गलती निकालो, ऐसा बहुत करते हैं टीचर। तो क्या ये बेहतर तरीका होगा? सी है एक वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और बच्चों से कहे कि वे स्वयं अपने उत्तरों को जांचें। या फिर वो क्या काम करे, जो एग्जाम उन्होंने लिया है बच्चों का, उनसे क्या अपनी अपनी वही कॉपी निकाल ले और एक एक क्वेश्चन को वो खुद बोर्ड पर समझाए, हल करे दोबारा से उनके सामने अपने तरीके से, जैसे उसको पढ़ाया था। और बच्चों से क्या कि अपनी अपनी कॉपी को जांचे कि आपने कहाँ गलती की है और कहाँ आपने सही किया है। ये फीडबैक लेने का बेस्ट तरीका होगा बच्चों का। इसमें क्या होगा, शिक्षक देखो पढ़ा भी रहा है दोबारा से उन्हें अच्छी तरीके से, और उनकी गलतियों को भी संभाल रहा है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं ऑप्शन डी। देखो सारे ऑप्शन पढ़ ले, मैं आपको पहले भी कहती आ रही हूँ, ऑप्शन आपको सारे पढ़ने हैं। चाहे अपने आंसर तक भी पहुंच जाना, तो आपको देखना होगा कि फोर्थ क्वेश्चन में लिखा क्या है। डी है वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुंचे और सही उत्तर पर पहुंचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। यानी कि वो ये भी कर सकता है कि वो पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है, यानी कि बच्चों से आपस में कहता है कि बच्चों आपस में आप चर्चा करो एक एक क्वेश्चन को लेके कि आपका आंसर क्या आया है और दूसरे बच्चे का आंसर क्या आया है। तो इस तरीके से वे किन तरीकों से उत्तरों पर पहुंचे, और जिसका आंसर गलत आया है वो किस तरीके से अपने सही आंसर तक पहुंचे, तो दूसरा बच्चा उसकी हेल्प करेगा कि देखो मैंने इस तरीके से आंसर को सही किया, तो तुम भी ऐसे कर सकते हो। और सही उत्तर पर पहुंचने की प्रभावी युक्ति है, यानी कि हाँ होगा ये। और सही युक्ति में कौन सी युक्ति होगी ये पूछे टीचर, यानी कि बच्चे आपस में पूछे कि भाई मेरा आंसर नहीं आया तो दूसरा बच्चा जिसका सही आंसर आया वो उसकी मदद करे। तो ये फीडबैक लेने का सबसे बेस्ट तरीका होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी है। देखो इसमें कैसे डी है ये बात मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं पूरी कक्षा में उसने चर्चा कर दी कि बच्चों मैंने जो आपका टेस्ट लिया था, एक दूसरे का आंसर देखो और चेक करो कि किसका सही है किसका गलत है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बच्चे जो सही हैं उनका आंसर देखो, कुछ बच्चे श्योर होते हैं वो श्योर हैं, और बच्चों ने आपस में डिस्कस कर लिया कि किसका गलत है। अब वो बच्चे जिसका गलत है वो सोच रहे हैं कि मैं सही आंसर तक कैसे पहुंचूं। जो दूसरे बच्चे जिन्होंने सही किया आंसर, वो उन बच्चों को समझाएंगे और बताएंगे कि कैसे करना है। तो ऐसे क्या हो रहा है, दोनों बच्चों का ज्ञान बढ़ रहा है। टीचर का रोल तो पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन इसमें क्या है, जब बच्चा एक्सप्लेन करना सीख जाता है तो यानी कि वो करना भी सीख जाता है। जब बच्चा कर सकता है तो वो एक्सप्लेन भी कर सकता है, वो अपने तरीके से जब पढ़ाता है तो बच्चों को आराम से तरीके से समझ में आ जाता है। इसीलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सी में भी कोई गलत बात नहीं थी कि प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और बच्चों से कहे वो स्वयं कर अपने उत्तरों को जांचे। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें तो टीचर ही क्या है, एक्टिव है। बच्चे क्या कर रहे हैं, वो तो सिर्फ आंसर चेक कर रहे हैं, कुछ और थोड़ी ना कर रहे हैं। लेकिन डी आंसर में क्या है, बच्चे खुद से काम कर रहे हैं, खुद से चेक कर रहे हैं, दूसरों की कॉपी को भी रीचेक कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चों में ज्ञान जो है वो बढ़ेगा, गणित से लेकर भी और वैसे भी। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। देखो क्लास पसंद आ रही तो क्लास को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको मैथ की ही क्लासेस कराऊं तो मैं सी टेट की पूरी मैथ आपको कराने के लिए तैयार हूँ, पेडागोजी की। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगी कि मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी करा दूं। न्यूमेरिकल्स इसके ज्यादा हार्ड नहीं आते हैं, अगर आप बहुत ही लो टाइम में भी अपने क्या है न्यूमेरिकल्स करोगे। अगर आपको कक्षा 1 से लेकर 8 तक के भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, 8th स्टैंडर्ड तक की भी मैथ अच्छी तरीके से आती है, तो आप इसके क्वेश्चंस के आंसर हल कर लोगे। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ इस बात को। थोड़ी पैडागोजी की टिपिकल होती है तो वो मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, बाकी मैथ आप मेरे ऊपर छोड़ो तो मैं आपको पैडागोजी करा रही हूँ। ठीक है, अब देख लेते हैं 6 ऑप्शन में क्या लिखा है। लिखा है नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं, यानी कि ये जो चित्र दिया है इसमें कितने आयत हैं ये पूछा गया है। फिर लिखा है उपरोक्त प्रश्न जांच कर रहा है, यानी कि जो ये प्रश्न बच्चों को दिया गया है डायग्राम के माध्यम से, तो उपरोक्त प्रश्न जांच कर रहा है। तो इस प्रश्न से क्या पता चल रहा है, इस प्रश्न से पता क्या चल रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं अब अपने सारे चारों। इसमें लिखा है बच्चों के ज्ञान की, यानी कि जो आपने ये पिक्चर्स दे दी है और आपने बच्चों से पूछा है बच्चों बताइए कि इसमें कितने आयत है। आप छोटी कक्षा को अगर कोई ट्यूशन भी पढ़ाता होगा, 3rd क्लास की पुस्तक देख लेना,
उसमें इस टाइप के डायग्राम दिए जाते हैं, उसमें पूछा जाता है कितने ट्राइंगल है, ये कितने इसमें रेक्टेंगल है। तो इन प्रश्नों से पता क्या चलता है हमें, इस रखने का उद्देश्य क्या होता है, बच्चों की ज्ञान का पता चलता है, बच्चों की समझ का पता चलता है, बच्चों की सृजनता का यानी कि जो क्रिएटिविटी होती है उसका पता चलता है, या डी है बच्चों के याद करने की शक्ति को पता चलता है कि उन्होंने कितना याद कर रखा है अपने आंसर में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो इसमें एक डायग्राम दिया है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, इसमें एक डायग्राम दिया है, डायग्राम से आपसे पूछा है कि इसमें कितने आए थे, तो हमें क्या पता चला है कि बच्चों में कितनी याददाश्त है, यानी कि बच्चों के अंदर कितना ज्ञान है। देखो ज्ञान तो जब होगा ना जब उन्हें समझ में आया होगा, ज्ञान थोड़ी ना वो कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से थोड़ी ना सीख कर आता है ना, जन्म से पूर्व थोड़ी ना सीख लेता है, जन्म के बाद में ही सीख लेता है। तो क्या होता है, तो बच्चों में कितना ज्ञान है ये पता चलता है, ये बच्चों की समझ कितनी है, बच्चों की सर्जनता। सर्जनता तो हम जब देखते ना बच्चों से कोई काम हमने करवाया होता, अगर बच्चा यहाँ खुद से ये डायग्राम बना तो तब हम कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर कितनी सर्जनता है। बच्चों को याद करने की शक्ति, इसमें याद थोड़ी ना करना होता है, बच्चों को इसमें समझना होता है। जो ये डायग्राम है आपका, इसमें बच्चों को समझना पड़ेगा कि इसमें कितने आपके आयत हैं, है ना। इसमें आपके क्या दे रखे हैं, इसमें वर्ग भी तो है, 3 वर्ग भी हैं इसमें और 3 ही आयत देख रहे हैं, अगर देखा जाए तो बच्चों को इसमें समझ बनानी होगी, वरना तो वो तो इसमें कंफ्यूज हो जाएगा, जब समझ होगी तो वो कर लेगा वरना नहीं कर पाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, बच्चों की समझ का पता चलता है इस प्रश्न के द्वारा कि उसके अंदर कितनी समझ है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है सेवेंथ में। सेवेंथ क्वेश्चन में पूछा है किसी अभ्यास में, यानी कि कोई एक्सरसाइज है, प्रश्न था कि पी क्यू तथा आर एस रेखाखंड लंबाई मापी, यानी कि जो एक रेखा होती है ऐसे करके, आपने भी देखा होगा, ऐसे रेखा होती है, हम इस पे क्या हो जाता है पी खींच देते हैं, है ना, इधर हमने क्यू बना दिया है, एक रेखा बन जाती है। तो लंबाई मापी, बच्चों से कहा, बच्चों किसी अभ्यास में लिखा था पी क्यू तथा आर एस रेखाखंडों की लंबाई को मापी, यानी कि जो रेखा खींची गई है इसकी लंबाई को नापना है। तो बच्चों ने उत्तर दिया ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, और ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर, यानी कि अलग अलग आंसर दिए बच्चों ने। यानी कि आर एस की वाली लंबाई भी इन्होंने कितनी बता दी, 2 लाइनें ऐसे खींची, ये आर एस वाली है, ये आपकी आर एस वाली है, और ये आपकी पी क्यू वाली है। अब टीचर ने पूछा बच्चों बताओ इनकी लंबाई कितनी है, तो एक बच्चे ने आंसर दिया कि ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी तो 5 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले की ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो इस जो बच्चों ने आंसर दिया है वो किस रूप में दिया है ये आपको बताना है, ठीक है, किस रूप में आंसर दिया है। तो देख लेते हैं किस रूप में दिया है। इसमें लिखा है संकलात्मक त्रुटि को, यानी कि जो उन्होंने जो उन्होंने उत्तर दिया वो गलत उत्तर दिया है, उन्होंने जो गणना की है वो गलत की है। बताइए ये गणना गलत थी या सही थी, ये बताना है आपको। फिर है कार्य विधिक त्रुटि को, यानी कि ये भी गलत है, जो उन्होंने कार्य करके दिखाया है इसमें वो गलत है। फिर है रेखाखंड का नाम, यानी कि जो रेखाखंड है उसका नाम ए बी लिखने की आदत के कारण त्रुटि को, यानी कि वैसे लिखा क्या था वहां पे पी क्यू लिखा था और आर एस लिखा था, लेकिन बच्चों ने क्या बोला ए बी बोला दोनों का नाम। तो यानी कि जो ए बी लिखने की आदत के कारण बच्चों ने ये गलती की है। डी है पढ़ने की त्रुटि को, यानी कि जो उन्होंने पढ़ा था वही गलत है। तो बताइए आपके हिसाब से राइट आंसर इसका क्या होगा। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी। सी कैसे, ये भी जान लो, लिखा तो वहां पे पी क्यू और आर एस था, क्या लिखा था पी क्यू और आर एस था, लेकिन बच्चों ने क्या पढ़ा ए बी की लंबाई, लंबाई तो सही नापी है लेकिन यहाँ पे ए बी क्यों लिखा उन्होंने, तो ए बी उन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि रेखाखंड का नाम ए बी पढ़ने की आदत थी, क्योंकि अधिकतर टीचर क्या सिखाता है उन्हें ए बता देता है बिंदु बी बता देता है, और आर एस और पी क्यू बहुत कमी से बताता है, और इसी आदत की वजह से उन्होंने ये गलती की है। बाकी कार्य उन्होंने सही किया है, गणना भी उन्होंने सही की है, ये दोनों चीजें सही है, गलती नहीं की उन्होंने, त्रुटि नहीं की है इसमें, पढ़ने की भी कोई गलती नहीं थी, बस आदत बन गई है, इस वजह से इन्होंने इसका आंसर सी दिया है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, पढ़ लेते हैं इसको। क्या पूछा गया है, शिक्षिका ने कक्षा 5 से समाचार पत्र वितरित करके, यानी कि एक शिक्षिका है, एक टीचर है, उसने कक्षा 5 से समाचार पत्र वितरित, उसने अपनी कक्षा 5 में समाचार पत्र जो आपका न्यूज़पेपर आता है उन्हें सभी बच्चों में बांट दिया, ठीक है, वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में
भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए क्या, यानी कि उस अखबार में एक मैच दिया गया था जिसमें हमारी क्रिकेट टीम इंडिया खेली थी, उसमें जो खिलाड़ियों ने क्रिकेट का स्कोर किया था, यानी कि जो रन का स्कोर किया था, उसे पढ़ने के लिए कहा। बच्चों ने वो पढ़ा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा, यानी कि क्या क्या स्कोर किस किस खिलाड़ी ने बनाए हैं रन, उसका ग्राफ बनाने के लिए कहा। मैथ में करते ना ऐसे करके ग्राफ बना देते हैं, ऐसे तो बनाते हैं, ग्राफ बना देते हैं कि किसने कितने रन दिए हैं, किसने किससे कितने कम रन दिए हैं। तो ये ग्राफ बनाने के लिए बता दिया, खींचने के लिए कहा। तो शिक्षक या प्रयास करिए, तो जो टीचर है वो किस बात का प्रयास कर रही है, बच्चों को पढ़ाने का, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका, इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपकी समझ को विकसित करते हैं बच्चों के साथ साथ। इसमें लिखा है कि छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में और सहायता करने में। देखो बात तो ठीक लग रही है कि छात्रों की वास्तविक जीवन, अगर हम बच्चों के वास्तविक जीवन को गणित में लेकर पढ़ाएंगे तो वो अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। किताब में बना ग्राफ पढ़ने में उन्हें टिपिकल होता है ना। लेकिन आपने कह दिया, देखो बच्चों जो कल मैच हुआ था वो अखबार में दिया, किस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए हैं उसका बार ग्राफ बना दो, तो बच्चे देखेंगे और इंटरेस्टिंग करके उसको बनाना शुरू कर देंगे। और क्या करा, अपनी जीवन लाइफ से उसको जोड़ दिया और उनको क्या करा जा रहा है, मदद करा जा रहा है, तो क्या होगा, इंटरेस्ट भी होगा। तो क्या शिक्षिका यही चाहती है, उनके जीवन लाइफ से जोड़कर संबंध बैठाकर उन्हें पढ़ाएं। फिर पढ़ लेते हैं अपने, देखो ऑप्शन सारे पढ़ लें, ध्यान से देखना भी है। परियोजना उपागम द्वारा छात्रों को शिक्षा देना, यानी कि नए नए तरीकों के द्वारा बच्चों को शिक्षा देना, ये बात सही हो जाएगी। या सी है, कक्षा को आनंदित और अभिव्यक्तिशील बनाने के लिए, यानी कि जो कक्षा है बच्चों की उसको क्या है, एंजॉयफुल बना दे और बच्चों को अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए शिक्षिका ने ऐसा काम किया है। डी है, बच्चों की तार्किक क्षमता और वृद्धि करने के लिए। हाँ भाई, मैथ में अगर वो कर रहा है तो उसकी तार्किक क्षमता और वृद्धि भी होनी चाहिए। चारों ऑप्शन गलत नहीं है, पर आपको बेस्ट आंसर चुनना है इसमें से। चारों बातें कोई भी गलत नहीं कही जा रही हैं, बताना है आपको राइट आंसर। तो बताना है आपको राइट आंसर। देखो मैं बता देती हूँ इसका राइट आंसर क्या है। चारों ही बातें गलत नहीं है लेकिन सही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि ए हो जाएगा इसमें राइट आंसर। कैसे हो जाएगा ये बात भी जानो। देखो छात्रों की वास्तविक जीवन, यानी कि वो जीवन में मैच देखना सभी बच्चों को पसंद होता है ना। कुछ ही बच्चे होंगे जिनको पसंद नहीं होगा, लेकिन उनके वास्तविक जीवन से जोड़ दिया गणित की संकल्पना को, यानी कि गणित के ग्राफ को, तो उनके बीच में क्या संबंध बैठा दिया और उनकी मदद कर दी। तो क्या करेंगे बच्चे, बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, देख लेते हैं, इसे पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि किसी छात्र ने नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया, यानी कि आप एक टीचर हो मैथ के, आप एक अध्यापक हो गणित के, और आपने बच्चों से, एक बच्चे से कहा कि बच्चों ये जो संख्या लिखी है इसे पढ़ो। ठीक है, उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा, तो उस बच्चे ने इस प्रकार पढ़ा, 30 6 40 8 408 40 10। पढ़ने में त्रुटि का कारण है कि, तो बच्चे ने जो ये पढ़ा है तो वो किस कारण से पढ़ा है, इन संख्याओं को पता तो है आपको ये गलत पढ़ा, लेकिन इसका रीजन क्या है गलत पढ़ने का, ये आपको पूछा गया है ऑप्शन में। ठीक है, बताना है आपको। अब पढ़ लेते हैं हम इसके एक एक करके ऑप्शन। इसमें लिखा है, छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा दायक लगती है, यानी कि जो कक्षा उसे मैथ की क्लास अच्छी नहीं लगती और दुखदायक लगती है। क्या ये बात सही है, इसलिए उसने गलत पढ़ा। देखो ये बात तो गलत है, ऐसा नहीं करते बच्चे। उन्हें गलत नहीं लगती है कक्षा, उनके समझ में नहीं आया वो बात अलग है, लेकिन कभी भी कोई कक्षा उन्हें बुरी नहीं लगती। बी है, छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली, पर परंतु उसका उपयोग नहीं करता, यानी कि उसने जो स्थानीय मान उनको सिखाया गया, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, वो तो उसने समझ ली लेकिन उसका उपयोग करना नहीं आया। क्या ये बात ठीक है। सी है, छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि बच्चा गणित सीखने के लिए ठीक नहीं है। देखो ये बात तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नेगलेक्ट कर देना, ऐसा कोई बच्चा नहीं बना इस दुनिया में क्योंकि वो किसी सब्जेक्ट को ना पढ़े, ये बात गलत हो जाएगी। देखो बच्चों को गलत नहीं ठहराना है, हमारे पढ़ाने में कमी हो गई होगी ये बात ठीक है, लेकिन बच्चा कभी गलत नहीं होता है। अब डी देख लेते हैं। डी में लिखा है, छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता और केवल 2 अंक की संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। देखो ये वाली बात भी ठीक लग रही है, लेकिन एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं।
एक तो हमारे दो ही ठीक लग रहे हैं, एक तो छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली लेकिन उसका उपयोग नहीं करना जानता है ना, एक बात ये थी। फिर डी है, छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और केवल दो अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान समझता है। लेकिन जो दो अंकों वाली बात आई है वो क्यों आई है ये और देख लेते हैं। क्योंकि बच्चे ने पढ़ा था 30 6, यानी कि उसने 30 6 पढ़ा था, ध्यान से देखना, यहाँ 30 6 पढ़ा था यानी कि दो अंक तो सही पढ़े थे। फिर था 40 8, यानी कि 40 पढ़ लिया था। फिर उसने पढ़ा 408, यानी कि 408 पढ़ लिया था। इसे पढ़ा था उसने 408, और इसमें 40 10, यानी कि 40 10, यानी कि दो दो अंक तो वो सही से पढ़ रहा था। बाकी के जो अंक पढ़े हैं उसने वो गलत है। दो अंक तो उसको पढ़ने आते हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा डी, कि छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता, केवल दो अंक की संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। उसने दो अंकों को सही पढ़ा था, बाकी को गलत, पूरा को गलत पढ़ा था। उसे प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू नहीं आती है, इस ऑप्शन से हमें पता चलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, इसे पढ़ लेते हैं आराम से। इसमें लिखा है, फरहान ने स्कूल के पुस्तकालय में जाने पर, यानी जो फरहान नाम का एक लड़का है, वो पुस्तकालय में जाने पर, पुस्तकालय का मतलब होता है लाइब्रेरी में जाने पर, ये पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें, यानी जो कहानी की जो पुस्तकें होती हैं उसे, उनके उस कॉलम को नाम दिया गया है कहानी अनुभाग, है ना। वर्ग होता है ना, कि स्टोरी की बुक यहाँ रखी है, मैथ की बुक यहाँ रखी है, तो कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई, यानी कि जो 100 किताबें थी वो खराब हो गई हैं। और 20 किताबों का किसी को पता नहीं है, और जो 20 किताबें हैं उनका किसी को पता नहीं है। 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं, और रखी कितनी है, 219 रखी हैं। 100 खराब हो चुकी है, 20 का पता नहीं है, और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया, और 132 जो पुस्तकें हैं उन्हें बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी, तो ये पूछा गया है लाइब्रेरी में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी, जिसमें से 100 खराब हो गई, 20 का आता पता नहीं है, 219 अलमारी में रखी हुई है, और 132 बच्चों को पढ़ने के लिए दी गई है। तो शिक्षक इस प्रश्न द्वारा किस मूल्य को पढ़ा सकता है, तो शिक्षक जो पढ़ाना चाहता है वो किस मूल्य को पढ़ा सकता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अब पढ़ लेते हैं अपने सारे ऑप्शंस को, ऑप्शन के रिकॉर्डिंग ही हम अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो वो किस थॉट को पढ़ाना चाहता है, अन्य की सहायता करना, यानी कि दूसरों की सहायता करनी चाहिए, या अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करनी चाहिए, यानी कि लोगों के साथ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना चाहिए, कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए पुस्तकों का, कि तुम हमारी पढ़ सकते हो, हम तुम्हारी पढ़ सकते हैं, ऐसे कर लेना चाहिए, या पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना चाहिए। तो ये जो बातें सारी लाइब्रेरी में हो चुकी हैं, बीत चुकी हैं, इससे शिक्षक क्या पढ़ा सकता है ये पूछा गया क्वेश्चन में, इसका मूल्य। तो पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना, या सहयोग की संवेदनशीलता, यानी कि सहयोग देना चाहिए लोगों को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी। बी कैसे, कि अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी, सॉरी बी नहीं होगा इसका राइट आंसर, सॉरी सॉरी ये नहीं है, ये नहीं है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका होगा सी। सी होगा इसका राइट आंसर, कि पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना। इससे यही तो बताया जा रहा है कि 100 पुस्तक तो की खराब हो गई, 20 का आता पता नहीं था, 132 पुस्तकें बच्चों को दे दी थी, 219 पुस्तकें अलमारी में रखी थी। तो हमें क्या करना चाहिए, पुस्तकों की देखभाल करना चाहिए। इससे टॉपिक से हम, शिक्षक क्या कर सकता है, इस बात से टॉपिक को पढ़ा सकता है। अगर बच्चे ध्यान देते तो शायद पुस्तकें खराब नहीं होती, है ना। ध्यान देने वाली बात तो है, इस टॉपिक को शिक्षक पढ़ा सकता है। सहयोग की सेवन संवेदनशीलता इसी में ही आ जाएगी, जब तुम देखभाल करोगे किसी चीज की, तो तब तुम तब क्या करो, तब उसमें सहयोग ही तो कर रहे हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, इसे भी पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। इसमें लिखा है, कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का के प्रचार होगा या होंगे, यानी कि कक्षा 4 है आपकी प्राइमरी लेवल में, उसके लिए आपको समय पढ़ाना है, यानी कि बच्चों को टाइम पढ़ाना है। टाइम के मूल्यांकन, तो टाइम का जब हम मूल्यांकन करेंगे समय पढ़ाने के बाद में बच्चों को, तो उसके बारे में हम क्या क्या पूछ सकते हैं, बच्चों में क्या क्या बातें हमने बताई हैं, ये पूछा गया है। जब आप एक कक्षा के टीचर हो, ठीक है, आप उसमें मैथ पढ़ा रहे हो, आप उसमें टाइम पढ़ा रहे हो बच्चों को, है ना, घड़ी वाला जो टाइम होता है, तो उसमें मूल्यांकन जब करोगे बच्चों का,
जब उनके मतलब प्रैक्टिस करवाओगे या उनका टेस्ट लोगे कि बच्चों आपने क्या सीखा, तो आप कैसे कैसे क्वेश्चन उनसे रखोगे, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देख लेते हैं फिर हम सारे ऑप्शंस को पढ़ के। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि यहाँ पर केवल नहीं आएगा, सॉरी ये गलत टाइप हो गया है। सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, यानी कि बच्चों से कहोगे आप जब उनका मूल्यांकन करोगे कि बच्चों बताओ घड़ी में क्या समय है, समय पढ़ो। आधा घंटा अधिक है या चौथाई घंटा कम है। एएम और पीएम की संकल्पना को पूछोगे या मिनट और सेकंड में संबंध पूछोगे। तो ये क्या है, बच्चों का मूल्यांकन करोगे इस प्रकार से। बी है केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, ए और पीएम की संकल्पना, या फिर केवल उनसे ये बताओगे बच्चों ये बताओ कि एएम और पीएम क्या होता है ना। फिर सी होगा कि केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना है, यानी कि जो समय समय है बस वो आपको बताना है कि क्या टाइम हो रहा है, बाकी कौन सी सुई काय की है किसी को कोई मतलब नहीं है, कब एएम होता है कब पीएम होता है, आधे घंटा कब होता है क्या होता है कुछ नहीं पूछना है। देख लेते हैं हम फोर्थ ऑप्शन में उसमें क्या रखा है। शायद फोर्थ ऑप्शन आपका टाइप नहीं हो पाया, उसके लिए हम रियली सॉरी। पर आपको इन्हीं तीनों में बताना है इसका राइट आंसर तो क्या होना चाहिए जब आप बच्चों का मूल्यांकन करोगे घड़ी और समय पढ़ाने के बाद में। देखो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। इसमें केवल वाली बात नहीं है, सदस्य घड़ी पे आप समय भी पढ़वाओगे बच्चों के, आधा घंटा अधिक है या कम है ये भी आप बच्चों से पूछोगे घुमा फिरा के क्वेश्चंस में। चौथाई घंटा कम है, एएम है पीएम है ये भी पूछोगे, मिनट और सेकंड में क्या संबंध है ये भी आप पूछोगे। क्योंकि आपने टाइम पढ़ाया है बच्चों को तो आप पूरी तरीके से उनसे क्या हो जाओगे, संतुष्ट होना चाहोगे कि आपने जो पढ़ाया है वो बिल्कुल सही पढ़ाया है ये या नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाता है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है आपका, आई थिंक इतने ही क्वेश्चन थे। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो क्लास अगर आपको पसंद आई तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली क्लासेस भी आपको बेहतरीन तरीके से मैं करा सकूं। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।